चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. लेट अस स्टार्ट. वी आर लर्निंग नाउ सेक्शन नंबर 56. ठीक है. सेक्शन नंबर 56 क्या बोलता है? अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. मुझे एक बात बताओ कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो भी एक्ट होता है, नॉर्मली तो इट इज अ वॉइड ओनली. ठीक है. बट यहां पर क्या है, एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन है और एक है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना तभी ही ये परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल था. मतलब पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ध्रुव को एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ कि एक काम कर, चांद पे जाकर मेरे लिए चांद से एक टुकड़ा लेकर आना. मतलब यार इट इज इवन पॉसिबल क्या? या तो मैं उसको बोलते काम कर, मेरा एक गांव में ना बहुत बड़ा बंगलो है, वो बंगलो में से तू मुझे खजाना ढूंढ के दे. चलेगा क्या? सो परफॉर्मेंस कैसा है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे तभी ही परफॉर्मेंस कैसा लग रहा था? इम्पॉसिबल लग रहा था. कैसा लग रहा था? इम्पॉसिबल. ठीक है. तो ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं. कैसे होते हैं? वॉइड. बट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब पहले जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तभी द परफॉर्मेंस सीम टू बी पॉसिबल, बट लेटर ऑन कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए कि जिसके वजह से वो पॉसिबिलिटी नहीं हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल वो जो डॉक्टर वाला एग्जांपल अपन ने लिया था कि एक सर्जन क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि ही इज गोइंग टू डू द सर्जरी. अब सपोज जिस दिन सुबह सर्जरी था वो उसको ही हार्ट अटैक आके वो मर गया. तो अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया ना. मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज लेटर ऑन. इज दिस क्लियर? तो ये तुम्हारा नेक्स्ट वाला है सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी. पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट दैट इज इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज दिस क्लियर? सो वो अग्रीमेंट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं. कैसे होते हैं? वॉइड. अब इसके अंदर 3 केसेस दिए. सबसे पहले इफ नोन टू द पार्टीज, अगर दोनों पार्टी को पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है तो वो सीधा सीधा क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा. अगर दोनों ही पार्टीज को मालूम नहीं है, बराबर, मतलब दे आर इग्नोरेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. ठीक है. या उनको पता नहीं था कि शायद ये इम्पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो अल्टीमेटली क्या होता है? वॉइड ही होता है. एंड इफ इट इज नोन ओनली टू द प्रॉमिसर, इफ इट इज नोन ओनली टू द प्रॉमिसर. ठीक है. तो यहां पर क्या होएगा? द प्रॉमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और इवन इफ he does not know, though he should have known it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim the compensation for any loss suffered on account of non-performance. See, अपन क्या पढ़ रहे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. अपन क्या पढ़ रहे हैं? इसका एक चार्ट बनाएंगे. इम्पॉसिबिलिटी. अब इसके अंदर 2 केसेस है. एक कौन सा है तुम्हारा? इनिशियल. और एक कौन सा है? सब्सिक्वेंट. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. चलो मेरे साथ ये चार्ट बनाओ. इनिशियल में 3 केसेस है. 3 केसेस कौन से? इफ नोन टू द पार्टी, व्हाट आर वी डूइंग? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का चार्ट बना रहे. इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट 2 है. इफ नोन टू द पार्टी, इफ अननोन टू द पार्टीज, एंड तीसरा क्या है? इफ नोन टू द प्रॉमिसर ओनली. तो इफ नोन टू द पार्टी है तो ये वॉइड होता है. अननोन में भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. और यहां पर कैसा होता है? प्रॉमिसी लिखो. प्रॉमिसी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड. इज दिस क्लियर? ये सब्सिक्वेंट के लिए भी जगह रखना तुम लोग.
डन गाइस, अंडरस्टूड। अब देखो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट का दूसरा नाम क्या है? बाजू में लिखो, उसके बाजू में सब्सिक्वेंट का दूसरा नाम क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट का दूसरा नाम क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। देखो इम्पॉसिबिलिटी दो टाइप की होती है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तभी से ही पता था कि इम्पॉसिबल है इसका परफॉर्मेंस, और सब्सिक्वेंट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद हमें पता चला कि या बाद में ऐसी कोई भी अनसर्टन इवेंट हो गया। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था तुम लोग को कि मेरा एक डॉक्टर था, वो मेरा हार्ट का सर्जरी करने वाला था। पता चला जिस दिन सर्जरी था उस दिन उसको ही हार्ट अटैक आके वो चल बसा। तो एक अनसर्टेन इवेंट हुआ ना, तब वो मेरी सर्जरी नहीं कर पाएगा, बराबर। और ऐसा थोड़ी होगा कि उसका कोई बेटा या उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके सर्जरी करेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो इसको क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अब उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया क्या? अब देखो इसके नीचे जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूं ना वो तुम लिखोगे चार्ट में। सी यहां पर क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो तुम लोग क्या लिखोगे? रुक जाओ पहले सुन लो। When performance of promise becomes impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or change of circumstances beyond the contemplation of parties। क्या उन दोनों के हाथ में कुछ था क्या? अब देखो जैसे वो डॉक्टर की डेथ होना क्या मेरे या डॉक्टर के हाथों में था? ये तो अनसर्टेन इवेंट होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इज दिस क्लियर? अच्छा सपोज कानून में कोई चेंज आ जाना, तो इन दैट केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड। सो देखो सच इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं पता है? पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। इसका एक और नाम क्या है? पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अल्टीमेटली अग्रीमेंट होता है वॉइड। अल्टीमेटली क्या होता है? अग्रीमेंट वॉइड होता है, ठीक है। एंड जो पार्टीज होते हैं अब वो लोग परफॉर्मेंस से छूट जाते हैं। तो तुम लोग क्या लिखोगे? ये जितना मैंने हाईलाइट किया ना वो ये चार्ट में तुम लोग यहाँ पर लिख दो। ये जो जगह है ना यहाँ पर तुम लोग ने जगह रखी है ना चार्ट में, उधर ये जो हाईलाइट किया उसको लिख दो फटाफट। और ये भी लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल देखना बहुत मस्त है। ए एंड बी कॉन्टैक्टेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज। ए बिकेम मैरिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। इनिशियल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। इज दिस क्लियर? चलो डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है? सेक्शन 57 बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर लीगल
एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। बराबर, जैसे देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल देखना, ए एंड बी अग्री दैट ए विल सेल द हाउस टू बी फॉर 50 लाख एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही विल पे अ फर्दर सम ऑफ 75 लाख। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल काम करने का और दूसरा इलीगल, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस दैट इज टू सेल द हाउस एंड पे 50 लाख फॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड इज बीइंग अनलॉफुल इज वॉइड। समझ में आया क्या? तो देखो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा, जो लीगल काम करने का है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जो उससे रिलेटेड है दूसरा वाला वो वॉइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो लिखो पॉइंट नंबर 7 लिखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग्स दैट आर लीगल। लीगल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे तुम लोग? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड इलीगल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, समझा? बस इतना ही लिखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन नंबर 58, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है जिसमें से वन ब्रांच इज इलीगल। बराबर, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे क्या बोला है, ए एंड बी अग्री दैट ए शैल पे बी 1 लाख रुपीज फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। बराबर, सो मुझे एक बात बताओ, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइस डिलीवर करने का वैलिड है, ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन और, वो क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? सो देखो क्या बोला है, इन केस ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, ऑल्टरनेटिव मतलब क्या? इधर दिस और दैट, मतलब राइस और ओपियम, ठीक है, तो एक लीगल है और एक इलीगल है। तो जो लीगल, सपोज अगर उसने राइस डिलीवर किया तो अग्रीमेंट कैसा होगा? वैलिड होगा। सपोज अगर उसने ओपियम डिलीवर किया तो अग्रीमेंट कैसा होगा? वॉइड होगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अब देखने जाए तो कौन सा एनफोर्स कर सकता है? सिर्फ लीगल एनफोर्स कर सकता है। समझ में आया क्या? तो ऐसे लिखो, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको लिख लो। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? चलो, इसके साथ अपना एक पूरा सेगमेंट खत्म होता है। ठीक है, ये हो गया। मैं चेंज करूं यहाँ पर। अपन ने क्या पढ़ा था? ये जो स्टार्ट किया ना अपन ने, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है खत्म। इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस थे? 51 से लेके 58, टोटल 9 सेक्शंस अपन ने पढ़े। सबसे पहले क्या था? प्रॉमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। बराबर, याद करो, जैसे ए ने बोला कि बी को कि मैं 10,000 का सामान भिजवाऊंगा, बट बी बोलता कि नहीं मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो फिर ये पागल थोड़ी है, वो 10,000 का सामान भिजवाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरा क्या है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब क्या? वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल ले लो। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं बिल्डिंग बना के दूंगा 50 लाख का,
और बी उसको क्या बोलता है कि मैं तुझे 50 लाख रुपए कैश दे दूंगा, मतलब मैं घर बना के दूंगा ए, तो पहले घर ए बना कर देगा फिर जाके बी उसको पैसा देगा ना। सो दिस इज ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। तीसरा क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, बराबर। ये वाला तुम लोग को पता चला ना, इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंट, मतलब जिसने रोक दिया वो। फिर चौथा क्या है, अगर डिफॉल्ट किया, बराबर, मतलब पहले जिसको परफॉर्म करना था मिस वाई अगर सामान नहीं देती, ये देखो ना यहाँ पर शू रैक बनाने के लिए ए ने अगर सामान ही नहीं दिया और फिर बी ने अगर शू रैक नहीं बनाया, तो इसमें किसकी गलती है, पहले ए की गलती है, क्योंकि जब तक ए सामान नहीं देगा तब तक बी उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर जहाँ पर फिक्स टाइम होता है, अगर टाइम एसेंस है, मतलब टाइम इज एसेंशियल, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। समझ में आया, इज दिस क्लियर। एंड जहां पर तुमने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया वहां पर तुम कॉम्पेंसेशन भी क्लेम नहीं कर सकते, याद आ रहा है पूरा। फिर इम्पॉसिबल एक्ट, तो इम्पॉसिबल में दो इम्पॉसिबिलिटी है, एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक है सब्सिक्वेंट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी अगर दोनों पार्टीज को पता है, अगर दोनों पार्टीज को नहीं भी पता है फिर भी अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है, बराबर। और अगर एक पार्टी को पता है बट मतलब प्रॉमिसर को पता है, तो कहने से प्रॉमिस उससे लॉस का क्लेम ले सकता है, ठीक है। सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या, जब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया, ठीक है, तब पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगा, मतलब कहने से इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, द अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इज दिस क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। फिर अपन ने देखा कि दो चीज का रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कुछ लीगल करने का और कुछ इलीगल करने का। तो जो लीगल करने का प्रॉमिस है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल वाला है वो वॉइड अग्रीमेंट है। जहां पर ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस में जिसमें वन ब्रांच इलीगल है, तो जो इलीगल वाला है वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है, वॉइड। मतलब सिर्फ लीगल को तुम एनफोर्स कर सकते हो, इलीगल को एनफोर्स नहीं कर सकते। अच्छे से याद आया, पूरा समझ में आया, पक्का, यस और नो गाइस। अब नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ध्यान से सुनना। कभी कभी कैसा होता है, अ डेटर ओज सेवरल डेट टू द सेम क्रेडिटर, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ष जो है ना, हर्ष वो क्रेडिटर है और सत्यम जो है वो डेटर है। अब सत्यम ने ना हर्ष के पास से बहुत सारे लोन लिए थे, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 50,000, ऐसे बहुत सारे लोन लिए थे, ठीक है। सो विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स। अब कैसा हो रहा है, एक डेटर जिसने बहुत सारे डेट लिए सेम क्रेडिटर से, बराबर। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इसने सत्यम ने सबसे पहले 10,000 लिया था, फिर 5,000 लिया था, फिर 3,000 लिया था, फिर 50,000 लिया था, ऐसे बहुत सारे उसने पैसे लिए थे। एंड वो क्या करता है, अभी उसको पेमेंट देता है। पेमेंट कितना देता है, सपोज वो उसको 25,000 देता है। कितना देता है, 25,000। अब उसने लिए थे इतने सारे पैसे, बट वो सामने कितना पेमेंट कर रहा है, 25,000। क्या सारे के सारे डेट्स का पेमेंट हो गया, नहीं ना। सो इन सच केस द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड मतलब क्या, एडजस्ट करना। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। समझ में आया क्या। अब देखो सबसे पहला क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। मतलब सत्यम जब 25,000 दे रहा है ना, तो क्लियरली बोलता है कि एक काम करना, जो सबसे पहले मैंने तेरे पास से 10,000 लिया था उसको इसमें से सेट ऑफ कर देना, फिर जो 5,000 लिया था उसको सेट ऑफ करना, और 3,000, मतलब टोटल कहने से 18,000 का सेटलमेंट हो गया। और जो बाद में का मैंने 50,000 लिया है ना, उसमें से 7,000 और माइनस कर दे। मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग डेट कितना है, 43,000 का है ना, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। मतलब कौन सी लोन का पहले रीपेमेंट कर रहे हो वो अगर तुम क्लियरली बता रहे हो, तो वो यहाँ पर लिखा है सेक्शन नंबर 59 में। इज दिस क्लियर। देखो क्या बोला है, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स। डिस्टिंक्ट डेट मतलब क्या, अलग अलग डेट, टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम either with express intimation। मतलब क्लियरली बोल दिया सत्यम ने कि ये जो मैं अभी 25,000 दे रहा हूँ ना, इसमें से पहले के 3 डेट खत्म कर दे, 10,000, 5,000 और 3,000 वाले। समझ में आ रहा है।
or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly. Are you understanding? क्योंकि देखो ना, कॉमन सेंस से एक दिमाग लगाओ, 10,000 के ऊपर कितने टाइम से इंटरेस्ट रहेगा? 5,000, 3,000, 50,000। अरे तुम लोग को पता है कभी कभी कैसा करते हैं, जब हम लोग बहुत अलग अलग लोन लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सपोज मैंने क्या किया है, मेरी गाड़ी ईएमआई पे ली है, ठीक है, मेरा फ़ोन भी ईएमआई पे लिया है, मेरा रेफ्रिजरेटर भी ईएमआई पे। आजकल तो हर चीज़ ईएमआई पे होती है। फिर जब तुम पेमेंट करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है, कुछ ईएमआई तुम बंद करवा सकते हो, उसके लिए पूरा पेमेंट कर देने का। तो जब भी तुम बैंक को पेमेंट करोगे ना, तो तुमको बोलना पड़ता है कि ये मुझे मेरा फ़ोन का ईएमआई ख़त्म कर दें, तो एक साथ जो भी पेंडिंग अमाउंट है ना वो ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लियरली तुमने बोला है ना, तो तेरे फ़ोन का जो भी लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हर बार तेरे ऊपर हर महीने का तेरा फ़ोन का ईएमआई का पैसा कटेगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, वेन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। मतलब क्या, सत्यम ने रैंडमली उसको 25,000 दे दी हर्ष को, बट उसने क्लियरली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि पैसे मैंने कौन सी लोन के तरफ के दिए हैं, मतलब कौन सी लोन के लोन का पैसा चुकाने के लिए दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पर क्या होएगा, वेयर डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट and there are no other circumstances indicating to which that payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion। मतलब सत्यम ने क्या स्पेसिफिकली बोला कि जो मैं 25,000 दे रहा हूँ ये वो 10,000, 5,000, 3,000 की तरफ है, ऐसे बोला है क्या? नहीं। तो अब हर्ष की मर्जी, वो ऐसे भी तो सोच सकता है ना कि 50,000 में से इसने मेरे को 25,000 दे दिया। समझा क्या? तो देखो बड़ा ही सिंपल है। अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर्ष ने ना सत्यम को अलग अलग टाइम पे बहुत सारे पैसे दिए उधार पे। पहले 10,000 दिया, 5,000 दिया, 3,000 दिया, 50,000 दिया, ऐसे अलग अलग टाइम पे दिया है, ठीक है। अब पहला केस क्या होता है, सत्यम उसको 25,000 दे रहा है और क्लियरली बताता है कि मेरी ये लायबिलिटी, ये वाली और ये वाली, ये 3 लायबिलिटी जो है 10, 5 और 3, इसको सेटल कर दे। तो हर्ष उसको क्या करेगा, अकॉर्डिंगली सेटल करेगा। जहां सत्यम कुछ बोलता ही नहीं है तो हर्ष की मर्जी, हर्ष इसमें से 50,000 में से वो 25 माइनस करके रख सकता है और ये सारे ड्यू रखेगा। समझ में आया क्या गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। मतलब क्या होता है, ना हर्ष ने कोई चीज बताई, अप्रोप्रिएशन किया उसकी डिस्क्रिप्शन से, ना सत्यम ने बताया। तो अब क्या करने का? तीसरा केस, 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो सत्यम क्लियरली बोलेगा, जहां सत्यम नहीं बोल रहा है वहां पर हर्ष ऑटोमेटिकली वो लायबिलिटी में से माइनस कर देगा। अब दोनों ही कुछ भी नहीं करे तो क्या करने का? तो देखो क्या बोला है, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। फीफो बेसिस पे होता है, बराबर। मतलब क्या कि देखो सबसे पहले उसने कौन सा लिया था, 10,000 का डेट लिया था, तो पहले उसका रीपेमेंट हो जाएगा। फिर 5,000 का लिया तो उसका रीपेमेंट हो जाएगा। फिर 3,000 का लिया तो उसका रीपेमेंट हो जाएगा, और फिर इसमें से 50 में से और भी पैसा जाएगा। इज दिस क्लियर? तो देखो बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर जो डेटर है वो बोलता है कि ये जो पैसा मैं तुमको चुका रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर डेट के लिए है, तो क्रेडिटर को उसको वही डेट के सामने, वही लोन के सामने उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया? जहां पर डेटर कुछ नहीं बोलता है तो क्रेडिटर अपनी इच्छा के हिसाब से उसको सेट ऑफ कर सकता है, और सपोज दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते हैं तो इट इज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। समझ में आया? चलो हेडिंग दे दो, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसका चार्ट बना दूं? चलो इधर चार्ट बनाते हैं। अप्रोप्रिएशन पहले तो इसका मतलब लिखो, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। लिखो, बाजू में लिखो, पेमेंट ऑफ सेवरल डेट्स बाय अ डेटर टू क्रेडिटर
अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट ऑफ सेवरल डेट्स बाय अ डेटर टू क्रेडिटर। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कितने ऑप्शन है? 3। सबसे पहले लिखो वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड is indicated, where debt to be discharged is indicated। मतलब क्या? लिखो इधर, एक्सप्रेसली इंटीमेटेड बाय डेटर, then discharge such debt। नेक्स्ट केस क्या है? वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड is not indicated। मतलब इंडिकेशन दिया ही नहीं है, डेटर ने बोला ही नहीं कि किसके अगेंस्ट में पैसा दे रहा हूं। समझ में आया? कौन से लोन के अगेंस्ट में पैसा दे रहा हूं वो नहीं बोला है। तो यहां पर किसके पास ऑप्शन होता है? क्रेडिटर में अप्लाई at his discretion। ठीक है, बट इधर एक नोट लिखो, however he can't apply towards disputed debt। What do you mean by disputed debt? एक ऐसी डेट के जिसके ऊपर ना कोई ऐसा केस चल रहा है, या तो फिर मतलब जैसे क्रेडिटर बोलता है, हर्ष बोलता है कि मैंने सत्यम तेरे को 20,000 दिए थे, सत्यम बोलता है नहीं तुमने मुझे 2,000 ही दिए थे। समझ में आया? तो उसमें लड़ाई होगी ना, तो डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट वो अप्लाई नहीं कर सकता क्रेडिटर। देखो सेकेंड ऑप्शन कौन सा है कि जहां पर सत्यम स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि मैं किस चीज का पैसा दे रहा हूं, किस चीज का अप्रोप्रिएशन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो वहां पर क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन, बट इसमें हर्ष ऐसे चांस नहीं ले सकता कि नहीं नहीं वो जो डिस्प्यूटेड डेट है ना उधर में अप्लाई कर देता हूं। चलेगा क्या? ऐसा नहीं, इसलिए क्या बोला? ही कैन नॉट अप्लाई टूवर्ड्स डिस्प्यूटेड डेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड तीसरा केस कौन सा है? वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, तो इन सच केस क्या होएगा? डिस्चार्ज डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अच्छा, इधर भी एक एक्सेप्शन है। सपोज अगर ऐसा हुआ कि एक ही साथ एक ही दिन पे सारे लोन लिए होगे, तो मतलब एक ही टाइम पे उसने 3 अलग अलग लोन लिए, नहीं जो पहला लिया होगा नहीं, फिर उसमें प्रोपोर्शनेटली होता है। उसमें कैसा होता है? प्रोपोर्शनेटली। मतलब सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, इधर सुनो पहले, बाद में लिख रहे हैं हर्ष ने सत्यम को एक ही दिन में 3 बार ट्रांजैक्शन करके 50-50 हजार रुपए दिए थे, बराबर। अब आज सत्यम उसको क्या कर रहा है? 30,000 रुपए दे रहा है। तो अब सेम टाइम पे अगर ली हुई डेट है तो उसको कैसे ऑर्डर इन टाइम के हिसाब से कर सकता है? तो क्या करेगा?
तीनों जो 50-50 हजार है ना, उसमें से इक्वल 10-10 हजार माइनस कर देगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? क्योंकि ऑर्डर इन टाइम क्या होता है, सपोज हाँ एक उसने जनवरी में लिया, फिर उसने एक मार्च में लिया, फिर एक मई में लिया, तो वहां पर ऑर्डर इन टाइम होता है। या तो अलग अलग डेज पे लिया तो भी अलग अलग हो जाता है, बट यहाँ पर तो एक साथ लिया तो क्या करने का, तो प्रोपोर्शनेटली करने का। क्या करने का? प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, ऐसे लिखो, इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, the payment shall be discharged proportionately. The payment shall be discharged proportionately. Is this clear, everyone? Did you all understand the appropriation of payment? पक्का समझ में आया तुम लोग को? हो गया? अब इससे जो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, वो है नेक्स्ट तुम्हारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अपन ने देखा था परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, बराबर। उसमें अपन ने देखा था दो टाइप का परफॉर्मेंस होता है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या सीख रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट केम टू एन एंड। अपन ने देखा था ना, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब उसके ऑब्लिगेशंस जो थे वो फुलफिल हो गए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ना, उसी को तो क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। सो देखो, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, पहला क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो और उसको डिस्चार्ज कर दो। अब परफॉर्मेंस दो टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल और एक होता है अटेम्प्टेड। सो देखो, इट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट within the time and in a manner prescribed. Discharge by performance may be actual or attempted. Is this clear? Yes or no, guys? बराबर। जैसे देखो, A contracts to sell his car to B on an agreed price. As soon as the car is delivered to B and B pays the agreed price, the contract comes to an end. उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? बट क्या किया तुमने, परफॉर्म कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला केस तुम लोग को समझ में आया? ठीक है, अब देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, बट व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन एंड द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या हो जाता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अरे बराबर ना, यस और नो? दो परफॉर्मेंस होती है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। केस नंबर 1 तुम लोग को समझ में आया? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। दोनों के बीच में क्या हो गया, एक अग्रीमेंट हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, बराबर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना था और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो कहने से पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखो, A owes B ₹1 lakh. A enters into a contract with B and mortgage his estate for 50,000, बराबर, इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ 1 लाख। तो कहना इससे, अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया उसके वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया ना, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल देखो, A owes B 5 लाख, A pays to B 3 लाख। अब 3 लाख तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट, मतलब बाकी का 2 लाख क्या उसको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, वो अपन इसके बाद सीखेंगे। नोवेशन मतलब जब भी तुम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। रेसिशन, रेसिशन मतलब क्या, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। ऑल्टरेशन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ भी चेंजेस किया उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरेशन। एंड रेमिशन, रेमिशन मतलब कोई चीज ना करना। ये अपन ने पहले डिस्कस्ड है बट मैं तुम लोग को बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। ये चारों टर्म्स में तुम लोग को करवाने वाला हूँ, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। समझ में आया क्या?
ये मैं करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्या बोला है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अभी इतने सारे अपन ने पॉइंट पढ़े, कहाँ कहाँ इम्पॉसिबल होता है, अगर कोई भी लॉ में चेंज हो गया, अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन हो गया, या तो फिर क्या हो रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस या नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, मतलब क्या कोई भी पर्सन इनकैपेसिटी हो गया, या तो फिर कोई ऐसा अर्थक्वेक सुनामी कुछ भी आ गया, ठीक है, ऐसा कोई डेंजरस इवेंट हो गया, या तो अगर वॉर वाली सिचुएशन आ गई, तो कहना है से हम लोग अभी ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कहना है से दिस इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस और नो। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होगा क्या, नहीं, ये कौन सा होगा, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कौन सा होगा, जब स्टार्ट से होता है तो वो तो क्या है, वॉइड एब इनिशियो, वो तो क्या है, वॉइड एब इनिशियो। बट जहां पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है वो भी तो होता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है ना। डिस्चार्ज मतलब क्या, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। गाइस अपन क्या पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नींद में है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। पहला बाय परफॉर्मेंस होता है, दूसरा अपन ने क्या देखा, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, तीसरा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो इनिशियल और एक होती है सब्सिक्वेंट। इनिशियल में तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही क्या रहता है, वॉइड रहता है। सब्सिक्वेंट में क्या होता है, वो वॉइड बन जाता है। इज दिस क्लियर। फिर लैप्स ऑफ टाइम, अरे टाइम ही चला गया, क्या हो गया, टाइम चला गया। जैसे देखो 3 साल तक अगर डेट है, बैड डेट है, तो वो टाइम बाद डेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या तुम अभी केस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर। सो इट इज लैप्स ऑफ टाइम। समझ में आया गाइस। चौथा हो गया, पांचवा क्या बोला है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, देखो जैसे प्रॉमिसर मर गया या तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या आप वो प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अरे मरे हुए आदमी को बुलाओगे क्या ऊपर से, नहीं ना। सो दिस इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर क्या बोला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, तुमने कॉन्ट्रैक्ट का वादा तोड़ा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। देखो एग्जांपल देखो, ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू सप्लाई 100 kgs ऑफ राइस ऑन 1 जून। कितना केजी, 100 kg, कब, 1 जून। बट ए फेल टू डिलीवर द सेम ऑन द सेट डेट। अब सपोज सुनना, ए ने क्या ब्रीच किया, 1 जून को आया ही नहीं। सपोज अभी वो 2 जून को आता है, तो बी अगर बोलता है कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए 100 किलो राइस, तो कहना है इसे ए को चुपचाप जाना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज नॉट डिलीवर्ड इट ऑन 1 जून। तो उसने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। समझ में आया। अच्छा सपोज बी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है तू कभी भी आके दे दे, बराबर, मतलब जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है, तो इन दैट केस इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। देखो क्या बोला है, दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल of contract, B can give him another date for supply of goods and he will not be liable to claim for any damages. Is this clear? Understood? तीसरा क्या बोला है, तीसरा नहीं, छठा पॉइंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक अपन ने देखा डिस्चार्ज के 6 तरीके। सबसे पहले परफॉर्मेंस, उसके बाद अपन ने क्या देखा, परफॉर्मेंस के बाद म्यूचुअल अग्रीमेंट, फिर तीसरा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चौथा है लैप्स ऑफ टाइम, पांचवा क्या बोला है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड छठा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 6 के 6 पॉइंट तुम लोगों को समझ में आए, पक्का। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, प्रॉमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब क्या, वेव कि ठीक है चलेगा मत कर चलेगा, तो इन दिस केस ऑल्सो क्या होएगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देखो, ए ओज बी 5 लाख, सी पेज टू बी 1 लाख एंड बी एक्सेप्ट्स देम इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑन ए। मतलब बाकी का 4 लाख गया है ना, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, वेव कर दिया, वेव्ड ऑफ हिज राइट। वेव मतलब समझ में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष को ना मुझे 510 रुपए देने थे। कितने देने थे, 510। उसने मुझे 500 रुपए दिए, ठीक है। अब वो बोलता है सर मैं 10 रुपए आपको कल देता हूँ। मैंने बोला ठीक है रे चलेगा छोड़ दे। मतलब क्या, 10 रुपए की लायबिलिटी जाने दी ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। क्या दूसरे दिन जब मैं उसके पास जाऊंगा मांगने, वो 10 रुपए देने को रेडी रहेगा मेरे को, नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मेरा राइट को वेव कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे एक सिंपल बात याद रखो, वो जो मिस वाई थी उसने काम वालों को घर पे बुलाया था, बट उसने कुछ सामान ही नहीं दिया, इसलिए वो लोग ने काम नहीं किया ना। ठीक है, सो इन दैट केस वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। देखो
if any promisee neglects or refuse to afford the promiser reasonable facility for performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. बराबर, सेम वो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? मर्जर ऑफ राइट. मर्जर ऑफ राइट मतलब क्या? देखो, समटाइम्स द इंफीरियर राइट एंड द सुपीरियर राइट कोइंसाइड, ठीक है, एंड मीट इन वन एंड द सेम पर्सन. इन सच केस द inferior right merge into the superior right. On merger, inferior right vanishes and are not required to be enforced. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो. A took a land on lease from B. A ने क्या किया? B के पास से एक लैंड लिया लीज पे. सब्सिक्वेंटली A ने क्या कर दिया? वही लैंड को खरीद लिया. बराबर, पहले A ने क्या किया? B से लीज पे लैंड लिया और बाद में उसी ने वही लैंड खरीद लिया. मतलब क्या? अब ए क्या बन गया? ओनर बन गया ना. अब ओनरशिप के राइट सुपीरियर होते हैं, ठीक है, एंड राइट ऑफ लेसी इंफीरियर होता है. इज दिस क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ, जो पहले का जो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो कैंसिल हो जाएगा ना. इज दिस क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? मर्जर ऑफ राइट्स. इसको क्या बोलते हैं? मर्जर ऑफ राइट्स. समझ में आया? सो टोटल 9 पॉइंट्स है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? इसका देखो यहाँ पर ना चार्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी लिख देना. ये रहा. नहीं, किधर गया? है नहीं. एक काम करेंगे अपन, बना देते हैं. चलो बनाओ तुम लोग, हेडिंग दे दो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. घर पे से चार्ट बना के लाओगे. बराबर, 9 पॉइंट्स है. 2 पेज ले लेना साइमल्टेनियसली. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, उसमें इतना लिख देना, ठीक है. हर जगह सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. फिर म्यूचुअल अग्रीमेंट में ये लिख दो, ठीक है. बनाओगे तुम लोग. फिर अनफोर्सीन इवेंट्स, मतलब इम्पॉसिबिलिटी वाला ये केस है. फिर लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कीवर्ड्स लिख देना. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस, और ये सारा. एंड लास्ट इज मर्जर ऑफ राइट्स. इज दिस क्लियर? एक बार ट्राई करना तुम लोग खुद से चार्ट बनाने को. ओके, अभी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है. दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज. ये अपन कल के क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. इसमें तुम वो सीखोगे नोवेशन क्या होता है, रेसिशन क्या होता है, ऑल्टरेशन वगैरह सब क्या होता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? बराबर, कल ये यूनिट खत्म हो जाएगा और अपन 5th यूनिट पे चले जाएंगे. That is 5th unit is talking about this thing, the breach of contract, ठीक है, एंड उसकी रेमेडीज. समझ में आया गाइस? अंडरस्टूड? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.